हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ओके, तो देखिए हम पढ़ रहे हैं आर्क ब्लो के बारे में। वेल्डिंग के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था आर्क ब्लो। लास्ट लेक्चर में हमने देखा आर्क ब्लो के बारे में। अभी देखिए आर्क ब्लो को कम कैसे किया जा सकता है। जैसे कि हमने समझा कि आर्क ब्लो एक बेकार चीज है, खराब चीज है, तो उसको ठीक तो करना पड़ेगा, लेकिन ठीक करें कैसे? देखो सीधी सी बात है, आप सिंपल से एक आइडिया लगाओ कि मान लीजिए मेरे पास यहां पर एक कोई मैग्नेट है, मान लीजिए, या आयरन का पीस है, चलो आयरन का पीस है, यहां पे एक मैग्नेट उसको इस तरफ खींच रही है। ओके, बात समझना, बड़े ध्यान से समझना। ये मैग्नेट इसको इस तरफ खींच रही है, मैं इसको इस तरफ जाने से रोकना चाहता हूं कि ये इस साइड ना जाए, तो क्या करूं? सिंपल सी बात है, दूसरी तरफ भी एक मैग्नेट लगा दो उतनी ही पावर की। बस सिंपल सी बात है कि नहीं? आसान बात है ना। इधर भी उतनी ही मैग्नेट लगा दो ताकि उसको ना खींचा जा सके। तो आर्क ब्लो में हमने देखा क्या था कि आर्क जो है वो खींची जा रही है, मैग्नेट उसको खींच रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स उसको खींच रही है। जिस तरफ खींच रही है उसके दूसरी साइड हमें लगाना पड़ेगा एक और मैग्नेट। सिंपल सी बात। तो हमने ये वाला आइडिया लगाया, क्या किया हमने? डिक्रीज करने के लिए आर्क ब्लो को, यूज एक्सटर्नल टैब कैन डिक्रीज आर्क ब्लो। एक्स्ट्रा एक टैब लगा दें, एक्स्ट्रा एक वेल्डिंग सेट के साथ ना ये रखते हैं, जहां भी उन्हें लगे कि यहाँ पे आर्क ब्लो हो सकता है, अलग से एक मैग्नेट का टुकड़ा है जो मैग्नेटाइज्ड है, वो टुकड़ा है, वो उसको साथ रखेंगे। जिस तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है दूसरी साइड उसको लगा दो। बात समझ आई? तो इससे हम आर्क ब्लो को कम कर सकते हैं। ओके, कम कर सकते हैं। इसके अलावा क्या कर सकते हैं? इसके अलावा हम देखें तो हमारे पास हम अर्थिंग कर सकते हैं, अर्थिंग डिक्रीज कर सकती है। अगर हम अर्थिंग प्रॉपर कर दें, वर्कपीस की अर्थिंग प्रॉपर कर दें, तो हमारे पास क्या हो सकता है? इसकी डिक्रीज हो सकती है आर्क ब्लो। यूजिंग एप्रोप्रिएट फ्लक्स, फ्लक्स सही तरह से हमने इसके अंदर सही डाली है, फ्लक्स जो एप्रोप्रिएट है, उसके कारण भी हमारे पास आर्क ब्लो कम हो सकता है। रिड्यूस वेल्ड करंट, वेल्ड का करंट कम किया जा सके, उससे भी हमारा आर्क ब्लो, क्योंकि उसके कारण मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो जाएगा। क्योंकि नॉर्मली हमारे पास इतना दिमाग नहीं लगाते, तो हमें लगता है कि आर्क ब्लो हो रहा है भाई, करंट थोड़ा कम कर दो, क्योंकि करंट कम हो जाएगा। आपने देखा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स किसके कारण बन रहा है? करंट के कारण। करंट जितना फ्लो हो रहा है उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स उसके अंदर बन रही है, करंट कम हो जाएगा। तो भाई आसान है, और आसान भी है, इजी है, वहां पे नॉब है, करंट कम कर दो, आसान है। अब रिड्यूस आर्क लेंथ, आर्क लेंथ को रिड्यूस किया जाए, उसके कारण भी हो सकता है कि आर्क लेंथ अगर रिड्यूस की जाए। रिड्यूस द वेल्ड स्पीड, वेल्डिंग की स्पीड थोड़ी कम की जाए, उससे भी आर्क ब्लो कम किया जा सकता है। तो इन छोटे छोटे मेथड से आप आर्क ब्लो को कम कर सकते हैं। बात समझ आई? दिमाग में पड़ी? एक बार कमेंट बॉक्स में आप जो मैसेज जरूर कर दें मुझे, अगर आपको समझ आ गया तो। बात बहुत ही आसान है, समझना इसको, बहुत ही आसान है। आगे चले? ओके, चलिए देखिए, हमारे पास कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं जो हमें पूछे जाते हैं आरआरबी जेईई या एसएससी जेईई में। उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। छोटा सा फॉर्मूला है जिसके बेस पे हमारा न्यूमेरिकल हो जाएगा। देखिए हम देखते हैं इसके अंदर, इफ द ओपन सर्किट वोल्टेज इज 60 वॉट, हमारे पास ओपन सर्किट वोल्टेज है। ओपन सर्किट वोल्टेज क्या थी? मैंने आपको बताया, जब हमारे पास ओपन पड़ा है सर्किट, हमने वेल्डिंग टॉर्च, वेल्डिंग जो हमारे पास इलेक्ट्रोड होल्डर है, इलेक्ट्रोड होल्डर को दूर रखा हुआ है, यहाँ पे वर्कपीस है, दूर है, तो ये एक ओपन सर्किट वोल्टेज है कि हमारी इस टाइम इसकी वोल्टेज इतनी है, तो ये हमारी 60 वोल्ट है। ये फिक्स होती है, ये आपकी फिक्स होती है वैल्यू। जब आप देखोगे कोई भी ट्रांसफार्मर लेकर आते हो, कोई सेट लेकर आते हो, तो ओपन सर्किट वोल्टेज उसकी फिक्स है, वो चेंज नहीं कर रहे हैं हम। ओके, तो हमारे पास क्या है? एंड द शॉर्ट सर्किट करंट इज 20 एम्पियर। तो हमारे पास शॉर्ट सर्किट करंट इस तरह से लिख देंगे, वो है 20 एम्पियर, 20 एम्पियर ये है। ओके, देन डिटरमाइन द वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर वेल्डिंग, वेल्डिंग करते वक्त कितनी वोल्टेज हमें रिक्वायर होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। इफ द करंट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द वेल्डिंग इज 10 एम्पियर, अगर करंट जो है वेल्डिंग करते समय 10 एम्पियर का है,
तो हमें बताइए जी, ये वोल्टेज कितनी रिक्वायर्ड होगी वेल्डिंग करते समय। वेल्डिंग करते समय बात समझ आई? तो हमें इसका क्या करना है, एक छोटा सा फॉर्मूला है, हमेशा के लिए दिमाग में बिठा लो उस फॉर्मूले को, दोबारा कभी भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। इस फॉर्मूले के अंदर क्या है, वोल्टेज आप निकालना चाहते हो, ओपन सर्किट वोल्टेज लिखिए माइनस आई। आई किस वक्त, जब करंट फ्लो कर रहा है, वोल्ट जब आप वेल्डिंग कर रहे हो। और शॉर्ट सर्किट करंट, इसको ISC भी लिख देते हैं, इसको आई ओपन सॉरी शॉर्ट सर्किट करंट, शॉर्ट सर्किट करंट ऐसे भी लिख देते हैं लोग, कुछ ऐसे भी लिख देते हैं शॉर्ट सर्किट करंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनटू ओपन सर्किट वोल्टेज, दैट्स इट। इतना सा हमें पता होना चाहिए तो हमारा ये काम हो जाएगा। तो हमारे पास ओपन सर्किट वोल्टेज कितनी है, 60। हम देखें तो हमारे पास आई कितना है जब हम वेल्डिंग कर रहे हैं, तो वो है 20। शॉर्ट सर्किट करंट, तो ये कितना था, शॉर्ट सर्किट करंट हमारे पास 20 ये है, वो 10 है, 10 वो है, ये 20 है। ओके, इसके बारे में देख लें एक बार। तो हमारे पास वो कितना था, ये 10 और ये 20। ओके, तो ये 10 है और वो 20 है, तो हमारे पास ये 10 है और नीचे 20 है और साथ में 60, इसको मल्टीप्लाई कर दे तो आसान है, इसको काट दीजिए तो 30 आ जाएगा और ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 60 माइनस 30, तो 30 हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा। इस फॉर्मूला को हमेशा के लिए दिमाग में बिठा लीजिए और ये इसके बेस पे छोटा सा न्यूमेरिकल है, लेकिन अगर आपको नहीं आता तो मुश्किल तो होगी ही, मुश्किल तो होगी हुई। ओके, चलिए, ये इस तरह के क्वेश्चन जो भी आपके पास आए आप इसको सॉल्व कर लीजिए, फॉर्मूला आप दिमाग में बिठा लीजिए इसको। ओके, चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब हमारे पास एक टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है लेकिन पूछा जाता है, ये है कैथोड क्लीनिंग। अब कैथोड क्लीनिंग क्या है, पहले हम इसको समझ लें कि होता क्या है, फिर हम इसकी डेफिनेशन भी लिख लेंगे, डोंट वरी। देखिए हमारे पास खास करके एक यहां पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम के ऊपर जब भी आप वेल्डिंग करने की ट्राई करते हो तो वहां पे क्या होती है, ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। अब ये जो ऑक्साइड की लेयर है वो एल्यूमिनियम के ऊपर बन गई। एक ऑक्साइड की लेयर आप समझते हो, ऑक्साइड ऑक्सीडेशन समझते हो, ऑक्सीजन जब अटैक करती है वेल्डिंग के ऊपर तो ऊपर एक लेयर बना देती है, पपड़ी बना देती है, वो उसको कहते हैं ऑक्साइड लेयर कह देते हैं। अब ये जो क्लीनिंग एक्शन है, कैथोड क्लीनिंग एक्शन है, वो हम वेल्डिंग के दौरान ही किया जा सकता है। कैसे ये एक्शन होता है हमारे पास, जैसे कि हमने यहां पे पॉजिटिव जोड़ दिया है हमारा इलेक्ट्रोड के साथ और नेगेटिव जोड़ दिया है वर्कपीस के साथ। अब वर्कपीस जो है वो क्या है, नेगेटिव। जब हमारा नेगेटिव यहां से जाएगा, यहां से मान लीजिए ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव है, यहां से इलेक्ट्रॉन्स जब ऊपर की ओर जाएंगे, जाते हुए ये अपने साथ ये ऑक्साइड लेयर जो है इसको भी रिमूव कर देते हैं। ऑक्साइड की लेयर जो है इसको रिमूव कर देंगे और इसी एक्शन को हम कैथोड क्लीनिंग कह देते हैं। अब नेगेटिव है इसीलिए इसको तो कैथोड बोलते हैं, क्योंकि नेगेटिव को तो हम कैथोड बोलते हैं। कैट के साथ मैंने आपको याद करने को बोला था कि कैट नेगेटिव की निशानी हम बोलते हैं, तो हमारे पास ये नेगेटिव है तो कैथोड नेगेटिव है, इसलिए इसको कैथोड क्लीनिंग, क्योंकि इसकी लेयर जो है वो साफ होनी स्टार्ट हो जाती है। ये नॉर्मली आपको कहीं देखने को मिलता है, वो है टिग वेल्डिंग के अंदर ये इसकी एग्जांपल देखने को मिलती है। In TIG welding, when the electrode is connected to the positive and workpiece is connected to the negative terminal, तो DCRP जब हमारे पास हो, जब रिवर्स पोलैरिटी हो, तो वह हमारे पास क्या होगा, the electrons leaving the work plate are accelerated towards the electrode. तो इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की ओर जाते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस दे ऑल्सो कैरी द थिन ऑक्साइड फिल्म फॉर्म्ड ओवर द सरफेस ऑफ द वर्कपीस एल्यूमिनियम अलोंग विद देम, तो अपने साथ वो ले जाते हैं ऑक्साइड की लेयर। The oxide film cleaning is also a result of bombardment of the surface by the positive ion that are released from the tungsten electrode. और दूसरा क्या है कि ये कह रहा है भाई साहब, यहां से जो पॉजिटिव आ रहा है ये भी फायदा देगा, यहां से प्लस जो नीचे की ओर आ रहा है वो बॉम्बार्डमेंट हो रहा है। बॉम्बार्डमेंट का मतलब क्या है कि अचानक से उसके ऊपर अटैक होना, बॉम्बार्डमेंट होता है, उसके कारण भी यहां पे क्लीनिंग होती है, तो ये फायदा है।
एक तरफ से अगर ऑक्सीजन अगर तंग कर रही है तो ये फायदा दे रहा है यहाँ पे। तो हमारे पास अगर कैथोड क्लीनिंग का आपको पूछता है तो आपने बोलना है कि ऑक्साइड लेयर को वो साफ कर देता है। ये हमारे पास कैथोड क्लीनिंग का टॉपिक होता है। ओके, चलिए बात समझ आ गई या नहीं? कैथोड क्लीनिंग समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। ओके, अब है हमारे पास आर्क स्टेबिलिटी। अब ये क्या है आर्क स्टेबिलिटी? आर्क स्टेबिलिटी अगर आप समझना चाहते हैं, सिंपल सी बात है, हम जब वेल्डिंग करते हैं तो एक आर्क जनरेट होती है। अब ये जो आर्क की लेंथ है वो उतनी ही रहे, ये बहुत बड़ा फंडा है। ये मजाक नहीं है आर्क लेंथ कि आर्क की लेंथ कांस्टेंट रहे, ये दिमाग है बहुत बड़ा। क्यों? क्योंकि इसके कारण इफेक्ट पड़ता है। किसके ऊपर? वेल्डिंग के ऊपर इफेक्ट पड़ता है आर्क लेंथ का। आर्क लेंथ कम होगी तो वेल्डिंग अलग होगी, ज्यादा होगी तो भी वेल्डिंग का इफेक्ट पड़ेगा। अब भाई साहब पंगा बढ़ गया। मतलब यह है आर्क स्टेबल होनी चाहिए। अगर आर्क स्टेबल होगी तो हमें फायदा मिलने वाला है। अब हम इसमें देखते हैं तो हमारे पास क्या कहता है, इसकी डेफिनेशन छोटी सी लिखेंगे। आर्क स्टेबिलिटी मींस दैट देयर विल नॉट बी अ वेरिएशन इन द आर्क लेंथ। आर्क लेंथ में कोई भी वेरिएशन नहीं होगा। देयर विल बी अ कांस्टेंट और कंसिस्टेंट कांटेक्ट टिप टू वर्कपीस डिस्टेंस। टिप से लेके वर्कपीस के बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। तो ये ह्यूमन अगर कहें तो देखो बात समझना, आप वेल्डिंग कर रहे हो, इलेक्ट्रोड पिघल रही है। अगर मैं यहीं रखूं इसको और मेरी इलेक्ट्रोड पिघल रही है तो ये डिस्टेंस तो बढ़ेगा, तो मुझे साथ साथ अपना हाथ भी नीचे ऐसे ऐसे करते रहना पड़ेगा। मतलब आपको वो डिस्टेंस जो है मेंटेन करने के लिए आपका दिमाग काम करना चाहिए। और ये प्रैक्टिस कोई एक दिन में नहीं आती है। आप कहेंगे सर मैं आज ही वेल्डिंग करूं, परफेक्ट वेल्डिंग करूं, नहीं होगा। आपको टाइम लगेगा सीखने में। करंट कितना रखें, वोल्टेज कितना रखें। ओके, जब आप दे जाओगे कहीं वेल्डिंग कराने तो आप देखना वो वोल्टेज की सेटिंग करेंगे, करंट हमें नहीं कुछ समझ आता। हम इंजीनियर साहब है, बीटेक कर रखा है, लेकिन एक वर्कर से मार खा जाते हैं। वर्कर अपना वोल्टेज करंट सेट कर लेता है, वो कर लेता है, हम देख रहे हैं भाई ये वोल्टेज रखी कितनी है इसमें, ये करंट क्यों चेंज किया, पता उसे भी नहीं होता। अंदर का मतलब उन्हें नहीं पता, अंदर का मतलब हमें पता होगा। उन्हें बस ये है कि एक्सपीरियंस से सीख लिया। एक्सपीरियंस जो है वो सबसे बड़ी चीज है। अब मान लीजिए कि अब देखो आगे चलते हैं, इसके बारे में और ज्यादा चीजें समझेंगे। अब ये पिक्चर आई थिंक आपको क्लियर होगी। पिक्चर एक बार देख लो इसको, पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इससे आपको चीजें काफी समझ आ जाएंगी। थोड़ी सी लाइट इंक्रीज करके आप एक बार देख लीजिए। यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर में यहाँ पे देखते हैं तो डीसी नेगेटिव, ये देखिए। तो ये हमारे पास देखते हैं शॉर्ट आर्क, अगर आर्क शॉर्ट होगी तो इस तरह की वेल्डिंग है। हमारे पास लॉन्ग आर्क होगी तो देखो वेल्डिंग गड़बड़ा रही है। यहां पर वेयरिंग लेंथ कभी कम कभी ज्यादा, तो ये देखो हाल। तो अलग अलग तरह की आपको पिक्चर देखने को मिलेगी, अलग अलग तरह की पिक्चर आपको देखने को मिलेगी जहां पर वेल्डिंग जो है वो चेंज हो रही है। वेल्डिंग जो है वो आर्क लेंथ चेंज होने के कारण हमारे पास वेल्डिंग भी चेंज हो रही है। ओके, तो हमारे पास आर्क स्टेबिलिटी जो है एसी में बढ़िया होगी या डीसी में, इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपकी जो आर्क है वो स्टेबल कौन ज्यादा रखेगा, एसी रखेगा या डीसी। आर्क स्टेबिलिटी इन वेल्डिंग इज जनरली बेटर विद डायरेक्ट करंट। ये डायरेक्ट करंट के कारण ज्यादा अच्छी रहती है, आर्क स्टेबल रहती है। और हमारी जो लेंथ है वो वेरी नहीं करती है, किसमें, डीसी में। पावर सप्लाई कंपेयर टू ऑल्टरनेटिंग करंट। अब मतलब क्या है इसका, देखिए हमारे पास जब यहां पर मैं एक छोटा सा डायग्राम बना लेता हूं, उससे आपको चीज समझ आ जाएगी। ओके, जल्दी से 1 सेकेंड लगेगा। ओके, यहां देखिए, ये हमारे पास एक कोई मान लीजिए यहां पर हाँ, यहां पर मान लीजिए नेगेटिव जोड़ दिया, यहां पे पॉजिटिव जोड़ दिया। यहाँ डीसी वेल्डिंग कर रहे हैं आप, डीसी वेल्डिंग कर रहे हैं, स्ट्रेट पोलैरिटी आप यूज कर रहे हैं। ओके, तो हमारे पास स्ट्रेट पोलैरिटी यूज कर रहे हो तो यहां पे हो क्या रहा है, नेगेटिव हमेशा नेगेटिव रहेगा, पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव रहेगा। चाहे आप रिवर्स पोलैरिटी लो, चाहे आप स्ट्रेट पोलैरिटी लो। लेकिन एसी में क्या होगा, एसी में ये गड़बड़ थोड़ी सी अजीब सी हो जाती है। अजीब सी क्या हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपको पहले इसीलिए ना बेसिक्स थोड़े से करंट वोल्टेज के मैंने आपको बताए थे। इसमें एसी में होगा एक बार पॉजिटिव, ये नेगेटिव,
ये वाला नेगेटिव, ये वाला पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव। इसी तरह साइकिल जो है लगातार चेंज होता रहता है, कभी प्लस कभी माइनस कभी। ये बीच में ऐसा है कि टूटना चीज का, करंट की सप्लाई का टूटना। देखो एसी करंट अगर 220 वोल्ट का भी है, आप घर में हो, कहीं पे झटका भी लगता है, एक टाइम ऐसा आपको कभी ना कभी झटका लगा होगा, आप ये जरूर देखना। एसी सप्लाई में क्या होगा, एक बार जब पॉजिटिव है तो वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, खींचता है करंट। जब नेगेटिव आता है तो रिपेल कर देता, हमें छोड़ देता, वो ही मौका होता है, हम हाथ छुड़ा लेते हैं उससे, अगर वो कम वोल्टेज है इसलिए। अगर एसी में कम वोल्टेज है, 220 वोल्ट है, तो आप बच जाते हैं। तो इसीलिए हमारा जो है वोल्टेज इतना ही रखा है, इससे ज्यादा नहीं रखते, इससे ज्यादा तो खतरनाक होने लग जाता है। तो हमारे पास लेकिन डीसी अगर पकड़ ले आपको, तो डीसी छोड़ता नहीं है, डीसी खत्म करके ही छोड़ेगा आपको। तो हमारा ये प्लस माइनस जब होता है तो आर्क जो है वो स्टेबल नहीं रह पाती। तो हमेशा रखें याद, इसमें आर्क स्टेबिलिटी बेटर है। आर्क स्टेबिलिटी जो है, स्टेबिलिटी इज बेटर, इसमें अच्छी है। ओके, क्योंकि इसका नेगेटिव पॉजिटिव चेंज नहीं हो रहा। इसमें क्या हो रहा है, इन 1 सेकंड में, 1 सेकंड में 50 बार प्लस माइनस 50 बार, ठीक है, 50 टाइम्स चेंज होगा। तो ये आर्क स्टेबिलिटी अच्छी नहीं रख पाएगा। बात समझ आई? बात समझ आई? आर्क स्टेबिलिटी किसमें होगी? ओके गुड, आपने वेल्डिंग की थी। चलिए देखिए, वेल्डिंग सीरियसली, वेल्डिंग आप जब हाथों से करते हैं मजा बहुत आता है। वेल्डिंग करने का एक अलग ही आनंद है, एक अलग ही मजा है जब आप करते हो। कुछ कला सी, आपको लगता है कुछ कला आ गई मेरे हाथ में। लेकिन वो हमारा देश ही ऐसा कि हम करना नहीं चाहते हैं कुछ भी हाथों से काम। हमें लगता है कि हाथों से काम कर लिए तो हम वर्कर बन गए। लेकिन अगर आपको वेल्डिंग आती है, कारपेंट्री आती है, प्लम्बिंग आती है, इलेक्ट्रीशियन का थोड़ा बहुत बेसिक पता है आपको, घरों की चीजें ठीक कर लोगे, आप सुखी रहोगे। ये पता लग जाता है, थोड़े बड़े हो जाओ। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए ड्यूरिंग, अब छोटे छोटे बीच बीच में क्वेश्चन आपको बताता रहूंगा ताकि आपको जो है वो नॉलेज रहे इसमें, ठीक है। सर कैथोड क्लीनिंग क्या डीसीआरपी में ही होता है? जी, डीसीआरपी में इसलिए क्योंकि इसके अंदर हमारे पास क्या हो रहा है, नेगेटिव हमने नीचे दिया है, तो इलेक्ट्रॉन जो है, मुझे क्या कह रहे हैं, ये क्वेश्चन है इनका, कैथोड क्लीनिंग में डीसीआरपी में ही होता है। तो रिवर्स पोलैरिटी में हमारे पास होता है क्योंकि नेगेटिव हमने नीचे दिया है। इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर जा रहे हैं, जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं तभी वो वहां पे क्लीनिंग एक्शन कर पाता है। तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। चलिए आगे चलिए, क्वेश्चन देखिए। ड्यूरिंग आर्क वेल्डिंग एज द थिकनेस ऑफ मेटल टू बी वेल्डेड इंक्रीजेस, अगर कहता है इंक्रीज कर दें वेल्डिंग जो आप करना चाहते हो प्लेट के ऊपर, उसकी थिकनेस अगर इंक्रीज कर दें तो उसका क्या करना पड़ेगा, करंट शुड इंक्रीज, वोल्टेज रिमेन्स द सेम। करंट शुड इंक्रीज, वोल्टेज शुड डिक्रीज, वोल्टेज शुड इंक्रीज या करंट रिमेन द सेम, या करंट शुड डिक्रीज, वोल्टेज शुड इंक्रीज। क्या करना चाहिए? ओके क्या करना चाहिए? तो ये कह रहा है जब वेल्डिंग प्लेट की मोटाई ज्यादा की जाए तब, वेल्डिंग प्लेट की मोटाई कम की जाए और ज्यादा की जाए, तो इसमें हमारे पास है करंट इंक्रीज करना चाहिए और वोल्टेज सेम रहना चाहिए। ये क्या है कि वोल्टेज हमारी वही रहनी चाहिए लेकिन करंट को हमने इंक्रीज करना है। क्यों? क्योंकि I²RT, हम हीट ज्यादा देंगे, वेल्डिंग प्लेट जितनी मोटाई बढ़ती जाएगी हम उतनी ज्यादा हीट देंगे, मतलब उतनी ज्यादा करंट देंगे उसको। ओके, वोल्टेज का जो है रिलेशन हमने आर्क लेंथ के साथ रखना है हमेशा। मैं अभी आपको बताऊंगा, डोंट वरी, अभी चीजें आपको क्लियर कर दूंगा, आगे जाते जाएंगे चीजें समझ आएगी। Electric arc welding is the process of joining two metallic pieces by melting metal, which is obtained due to the heat development by the arc struck between electrode and the metal. ये हमें पता है। If the thickness of metal increase, current requirement will increase as the heat requirement to melt the metal increase. क्योंकि हीट की रिक्वायरमेंट बढ़ चुकी है, हीट की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो आई बढ़ाना पड़ेगा। देखो हमेशा इसको दिमाग में बिठाना, अभी आने वाली हैं चीजें, फिर भी मैं पहले बता देता हूं। दिमाग के अंदर चीज बिठाइए क्या, हीट जो है वो करंट के साथ रिलेशन रखती है, करंट के साथ रिलेशन रखती है। क्यों? क्योंकि I²RT हमने फॉर्मूला पढ़ा था। हम कोई रेजिस्टेंस नहीं चेंज कर रहे, हम कोई टाइम नहीं चेंज कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, आई को चेंज कर रहे।
तो आई अगर चेंज होता है, आई बढ़ता है तो हीट बढ़ती है, आई अगर कम होता है तो हीट कम होती है। हमेशा याद रखें, करंट हीट के साथ रिलेशन रखेगा। और वोल्टेज जो है, वोल्टेज वो आर्क लेंथ के साथ रखेगा रिलेशन, आर्क लेंथ के साथ। अगर कहीं भी आर्क लेंथ चेंज करनी है, बढ़ानी है, कम करनी है, कुछ भी करना है, तो वोल्टेज को खेलेंगे, वोल्टेज के साथ खेलेंगे। और हमें अगर हीट बढ़ानी है, कम करनी है, तो करंट के साथ खेलेंगे। पल्ले पड़ गया दिमाग में? आगे आगे चलेंगे, डोंट वरी, चीजें और ज्यादा आएंगी। ओके, व्हाट इज द, हाँ एक और ये छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है, इसके बारे में चर्चा कर लीजिए। ओके, कहता है व्हाट इज द रिकमेंडेड मैक्सिमम प्री हीटिंग टेम्परेचर अलाउड इन वेल्डिंग। वेल्डिंग में प्री हीटिंग करनी होती है, अगर वो प्री हीटिंग करते हो तो कितने डिग्री तक अलाउड है? तो वो 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक अलाउड है। याद रखें, ये मैक्सिमम जो है प्री हीटिंग आप 90 डिग्री तक कर सकते हैं। तो ये प्री हीटिंग का कॉन्सेप्ट आता है। तो प्री हीटिंग होती क्या है उसके बारे में थोड़ा देख लें। तो प्रोसेस ऑफ प्री हीटिंग इन्वॉल्व्स हीटिंग द एरिया अराउंड द वेल्ड जॉइंट और द एंटायर पार्ट ऑफ द स्पेसिफाइड टेम्परेचर बिफोर वेल्डिंग। वेल्डिंग करने से पहले थोड़ा सा उसको हल्का सा प्री हीट कर लीजिए, ताकि जब वेल्डिंग अचानक से होती है तो अचानक से उसके ऊपर इफेक्ट ना पड़े, पहले से वो प्रिपेयर हो जाए, हल्का सा टेम्परेचर उसका बढ़ गया हो ताकि उसको सहन करना आसान हो। ओके, दिस रिड्यूसेस द कूलिंग रेट ऑफ द वेल्ड एंड ड्राइव्स आउट मॉइस्चर which in turn helps prevent hydrogen buildup and potential for cracking. क्रैकिंग से बचाने के लिए, हाइड्रोजन गैस से बचाने के लिए तो हम क्या करेंगे, इसको प्री हीटिंग करेंगे। द रिकमेंडेड मैक्सिमम प्री हीटिंग इज 90 डिग्री। तो 90 डिग्री हमारा मैक्सिमम हो सकता है। चलिए, अमाउंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच द ट्रांसफॉर्मर विल बी यूज्ड फॉर वेल्डिंग अंडर नॉर्मल लोडिंग कंडीशन इज नोन एज। कहता है वो टाइम जब ट्रांसफॉर्मर काम करता रहेगा। देखिए, आप जब भी वेल्डिंग करते हैं आपको एक साउंड आएगी ट्रांसफॉर्मर से, आप वेल्डिंग करेंगे ट्रांसफॉर्मर चल पड़ेगा। जब आप छोड़ दोगे तो ट्रांसफॉर्मर की टेंशन नहीं है हमें इतनी। तो वो जब चलता है, जब वेल्डिंग के दौरान, उसको हम क्या कहते हैं, ड्यूटी साइकिल बोलते हैं, उसको हम ड्यूटी साइकिल बोलते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट आपको ये इलेक्ट्रिकल जो ब्रांच होती है उसमें से है, तो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट हमारे उसमें से उठाए हुए हैं। हाउ डज द आर्क वोल्टेज V डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ आर्क। तो हमने अभी समझा था, थोड़ी कल भी इसके बारे में चर्चा की थी कि लेंथ ऑफ आर्क जो है वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। V फंक्शन जो है वो फंक्शन ऑफ L, मतलब आर्क लेंथ चेंज होगी, वोल्टेज पे इफेक्ट पड़ेगा, वोल्टेज चेंज होगी, आर्क लेंथ पे इफेक्ट पड़ेगा। तो हमारा V इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ L, V इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ L। तो हमारा ये हमें पता होना चाहिए। ओके जी, चलिए, द मेन क्राइटेरिया फॉर द डायमीटर ऑफ द इलेक्ट्रोड इन आर्क वेल्डिंग। अगर आप कोई डाया देखना चाहते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रोड का डाया कितना हो, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? मटेरियल टू बी वेल्डेड, टाइप ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस, थिकनेस ऑफ मटेरियल या वोल्टेज यूज्ड। तो हमारे पास क्या है, डाया कितना रखे, डायमीटर उसका वायर का, इलेक्ट्रोड का, तो वो थिकनेस ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा। जितनी ज्यादा थिकनेस होगी उतनी ज्यादा हमें क्या करना पड़ेगा, डायमीटर बड़ा लेना पड़ेगा हमें इलेक्ट्रोड का। ये क्या रीजन है? ये रीजन है कि भाई साहब उतना ज्यादा हमें मेल्ट कर करके उसके अंदर डालना है मटेरियल। अब इलेक्ट्रोड जो है वो पिघल के मेल्ट हो के उसके अंदर जा रही है, वेल्ड पूल के अंदर जा रही है। थिकनेस ज्यादा होगी, मोटाई ज्यादा लेनी पड़ेगी। सिंपल सी बात है। खड्डा भरने के लिए मिट्टी ज्यादा चाहिए भाई, बड़ा खड्डा है बड़ी मिट्टी चाहिए, ज्यादा मिट्टी चाहिए, कम खड्डा है कम मिट्टी चाहिए। सिंपल सी बात है ना। अगर आप घर में छोटा सा खड्डा खोद लो और एक ट्रक मंगा लो मिट्टी का, बाप ने थप्पड़ मारना, बेवकूफ इतना बड़ा ट्रक मंगा लिया, ये तो इतना सा खड्डा भरना था तुम्हें। ये पड़ोसी से उठा रहा था, एक बोरी लिया था, पापा पता नहीं अंधा हो गया तू। तो यहाँ कौन सा आंखें बंद हो जाती है हमारी। ओके, तो हमारा ये कॉन्सेप्ट इसके बेस पे चलेगा। ओके, तो हमारे पास देखिए, सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू गेट द जॉइंट वेल्डेड। तो हमें पता है कि बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं तो क्या क्या ध्यान में रखने का, इलेक्ट्रोड साइज डिपेंड किस पे करेगा, थिकनेस ऑफ मेटल टू बी वेल्ड, एज प्रिपरेशन ऑफ जॉइंट,
रूट रन एंड इंटरमीडिएट कवरिंग रन वेल्डिंग पोजीशन या वेल्डर की स्किल के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही पॉइंट है, थिकनेस ऑफ मेटल टू बी वेल्डेड। बात समझ आई? चलिए आगे। अब हमारे पास कुछ फंक्शन है जो हम फ्लक्स मैंने आपको बताया, जैसे कि हमारे पास फ्लक्स के अलग अलग फंक्शन है। एक तो हमने बोला कि हम इसके अंदर से इंप्योरिटी रिमूव करना चाहते हैं, वेल्डिंग के अंदर कोई हमारे पास मेटल के अंदर कोई इंप्योरिटी है उसको हम अलग करना चाहते हैं, फ्लक्स का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा हम क्या कर रहे हैं कि प्रोटेक्टिव शील्ड बना देता है ताकि ऑक्सीडाइजेशन ना हो, हमारे पास इधर उधर से ऑक्सीजन जो उसको प्रोटेक्ट करेगी उसको बचा सके। लेकिन उसके अलावा हम देखेंगे कि क्या क्या हमारी कोटिंग जो है, फ्लक्स की कोटिंग के अंदर क्या क्या हो सकता है, क्या क्या फायदे हैं, उसके फंक्शन देखेंगे। उसके साथ साथ देखिए डी ऑक्सीडाइजर, तो ये कि ऑक्सीडाइजर को डी मतलब उल्टा करना, डी ऑक्सीडाइजर क्या क्या इसके अंदर डालते हैं, ग्रेफाइट, एल्यूमिना, फेरोसिलिकॉन और फेरोमैग्नीज। ये कुछ नाम है, मैं कुछ नहीं करता, मुझे तो कुछ दया आती है आप पे कि हम तो अपनी तरफ से बोल देते हैं कि इसको याद कर लो, इसको याद कर लो, लेकिन आपको आपके पास इतना भंडार हो जाता है, फिर भी आपने इतना देखना है कि जितना बार बार रिपीट करते जाओगे आपके माइंड में छपता जाएगा। रिपीट ही करना एक आपका फर्ज है। देखिए स्लैग फॉर्मिंग के लिए हमारे पास Fe2O3, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, हमारे पास ये है सिलिका फ्लोर, स्टार्च, कैल्शियम फ्लोराइड। इनके नाम याद कर लीजिए, ये हमारा काम आएगा। इसके अलावा अलॉइंग एलिमेंट, अलॉइंग करना चाहते हो आप, इसका अच्छा बनाना चाहते हो आपके मेटल को, तो उसके अंदर क्रोमियम, वेनेडियम, ओके, टंगस्टन, मोलिब्डेनम, कोबाल्ट, ये सब ऐड कर सकते हैं। आर्क स्टेबलाइजर हमारे पास कंपाउंड ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, ये आर्क स्टेबलाइजर, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, याद रख ले। आर्क स्टेबलाइजर अगर आप करना चाहते हैं, आर्क को स्टेबलाइज करना चाहते हैं, तो आप कंपाउंड डालेंगे सोडियम और पोटेशियम का, सोडियम और पोटेशियम का। ओके जी, चलिए क्वार्ट्ज सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये क्या है, ये फायदा क्या देगा, ये देखें, इट इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ फिलर मेटल आफ्टर मेल्टिंग। अगर कहता है कि हमारे पास मेटल मेल्ट हो गया तो उसकी क्वालिटी बढ़ाने के लिए क्वार्ट्ज सिलिकॉन डाइऑक्साइड हम डालते हैं। इट ऑल्सो इंप्रूव द करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द फिलर मटेरियल, ये करंट कैरिंग कैपेसिटी को भी बढ़ाता है, क्योंकि करंट को कैरी करना है ना, क्योंकि इलेक्ट्रोड जो है उसके ऊपर फ्लक्स है, वो फायदा दे कि करंट ज्यादा से ज्यादा कैरी कर सके, ये ना हो खुद ही पिघल जाए। ओके, तो हमारे पास देखिए ये तो जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे, ओके, नाम जो है अलग से एक लिख लीजिए कहीं पेज पे, क्योंकि ये पूछे हुए क्वेश्चन है। ओके, पूछे हुए हैं, ये मत कल कल को बोलना कि हमारे पास ये पूछे हुए हैं या नहीं है। ओके, तो हमारे पास नेक्स्ट है कि ये इंप्रूव मैग्नीज ऑक्साइड जो है वो क्या करेगा, इट इंप्रूव्स द वेल्डिंग स्पीड। तो हमारे पास वेल्डिंग स्पीड को ये इंक्रीज करेगा, इंप्रूव करेगा, डीपर पेनिट्रेशन बनाएगा। ओके, रुटाइल, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, रुटाइल ये क्या करता है, ये आर्क स्टेबिलिटी को इंप्रूव करता है। ओके, सिरेमिक जो है Al2O3 जो है वो ग्रेन रिफाइनमेंट के लिए होता है, ग्रेन्स होते हैं, हम मटेरियल साइंस में पढ़ते हैं, ग्रेन्स होते हैं, उसकी रिफाइनमेंट के लिए सिरेमिक हम इसके अंदर डालते हैं। लाइमस्टोन देखते हैं, इट रिमूव सल्फर एंड फॉस्फोरस, हमारे पास सल्फर और फॉस्फोरस ना, ये कास्टिंग के अंदर भी हमें तंग करता है, सल्फर आता है, फॉस्फोरस आता है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, इसको रिमूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर लाइमस्टोन डाल देते हैं, लाइमस्टोन इनको सल्फर और फॉस्फोरस को अलग कर देता है, तो वो हम इसके अंदर डाल देंगे। बिकॉज सल्फर मेक्स वेल्ड ब्रिटल, सल्फर ब्रिटल बनाता है, देयरफॉर नीड टू बी रिमूव, इसलिए हम उसे रिमूव करना पड़ेगा। कैल्शियम फ्लोराइड रिमूव करता है हाइड्रोजन गैस को। ओके, रुटाइल हमारे पास पहले हो चुका है, ओके, ये दोनों चीजें हमारे पास हो चुकी है। ओके, अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात के ऊपर आते हैं, ये एक बार पिक्चर देख लीजिए, एक बार पिक्चर देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूं इसके बारे में। एक बार ध्यान से देखिए इस पिक्चर को, थोड़ा सा क्लियर आपको व्यू आना चाहिए। ओके, थोड़ा क्लियर व्यू होना चाहिए। एक है गुड वेल्ड, एक है बैड वेल्ड। तो अच्छी वेल्डिंग और बुरी वेल्डिंग, ये दो चीजें हैं, दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि भाई साहब वेल्डिंग अगर सही हुई तो शाबाशियां, बैड वेल्डिंग हुई तो थप्पड़। ओके, एक मिनट बचे, एक होल्ड करना।
ओके, अब देखिए जो अच्छी वेल्डिंग है उसको करने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। इसको गुड वेल्डिंग को हम साउंड वेल्डिंग भी बोल देते हैं। ये वेल्डिंग आपको दिख रही होगी, देखो वेल्डिंग अलग अलग तरह की, देखिए हाल देखिए अलग अलग तरह का। ओके, अब हम समझते हैं कि जो अच्छी वेल्डिंग है वो कैसे की जा सकती है। इसको पिक्चर को एक बार ध्यान से देखिए, अच्छी बहुत ज्यादा अच्छी पिक्चर नहीं है, बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन तो भी कुछ ना कुछ समझने के काम हमारे आएगी। देखिए अगर करंट और वोल्टेज दो और स्पीड जो है वो नॉर्मल है तो इस तरह की प्रोफाइल हमारे पास बनती है। ये देखिए प्रोफाइल, देखिए एक बार इस प्रोफाइल को देखिए आप। ओके, अगर करंट लो हो जाए तो ये देखिए इस तरह का शेप बनने स्टार्ट हो जाएगी। अगर करंट हाई है तो इस तरह का, अगर वोल्टेज हाई है तो बुरा हाल, अगर वोल्टेज लो है तो इस तरह का। हमारे पास जो है दो चीजें हमने मेन इसके अंदर देखी कि भाई साहब करंट और वोल्टेज, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर हम इस चीज को समझ लें कि करंट भी सही हो, करंट और वोल्टेज दोनों को अकॉर्डिंग टू मटेरियल, अकॉर्डिंग टू थिकनेस, अकॉर्डिंग टू हमारा कौन सा इलेक्ट्रोड यूज हो रहा है, उसके हिसाब से वोल्टेज और करंट सही बैठ जाए, वेल्डिंग सही हो जाती है। बाकी इंसान के भी हाथ में है, कई लोगों को इवन एंगल भी नहीं पता होता किस एंगल पे वेल्डिंग करनी है, इस तरह से करने स्टार्ट कर दे, एंगल कौन सा रखना है, सही एंगल से वेल्डिंग हो, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो हमारी करंट और वोल्टेज की अगर सेटिंग सही है तो हम सही कर सकते हैं। देखिए हम जब चीज को देखते हैं कि आर्क लेंथ है, आप वेल्डिंग कर रहे हो, वेल्डिंग करते वक्त आप देखोगे जैसे जैसे आर्क चेंज होती है, क्योंकि लेंथ चेंज होगी, अगर लेंथ चेंज होगी तो वोल्टेज चेंज होगी। वोल्टेज और आर्क लेंथ दोनों मैंने आपको बोला आपस में रिलेशन है। अब भाई साहब जैसे हाथ आपका प्रॉपर नहीं रह सकता, आपका हाथ वैसे भी हिलता है, आप ऐसे कर लो, आप हाथ को ऐसे रखो, आपका हाथ देखोगे हल्का हल्का हिल रहा है, हल्का हल्का हिल रहा है। तो इंसान के हाथ में तो है नहीं भाई साहब कि एग्जैक्ट लेंथ बनाकर रखें जब इलेक्ट्रोड पिघल रही है तो भी। तो ये अगर नहीं हो सकता तो क्या करें, तो कुछ तो करना पड़ेगा। ये एक तो आपका ये हो सकता है कि भाई साहब इक्वेशनें लगाओ, एक मशीन बनाओ और रोबोट बना दो, रोबोट एग्जैक्ट करता रहे, तो ये भी आपकी बात ठीक है। लेकिन अगर नहीं है तो क्या करें, तो वोल्टेज को हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि वोल्टेज कांस्टेंट रहे, वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट रहे, ये एक काम कर सकते हैं। और दूसरा हमारे पास हीट, कि जितना करंट जो है, करंट देखिए अगर वेरी करता है क्योंकि वोल्टेज वेरी करती है तो करंट वेरी करेगा। अब आप कहोगे ये क्या चीज है, देखिए हम जब समझते हैं पावर इज इक्वल टू वी आई, पी इज इक्वल टू वी आई। अब देखिए पावर अगर कांस्टेंट है हमारे पास, मान लीजिए पावर है 1000 वाट, 1000 वाट, अगर मेरे पास ये 200 है तो ये कितना होगा, 5 होगा। अगर ये कम होकर 100 रह गया तो ये कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा करंट, क्योंकि हमारे पास ये तो 1000 ही है, ये चेंज नहीं हो रहा। तो अगर ये आपस में खेल खेलते हैं, खेल खेलते हैं, तो हमारे पास अगर वोल्टेज चेंज होगी तो करंट चेंज होगा। तो कहीं ना कहीं हमें करंट को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, कहीं पे वोल्टेज को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। अगर आप अपनी आर्क लेंथ को कांस्टेंट रखना चाहते हो तो आपको वोल्टेज को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। अगर आप अपनी हीट को कांस्टेंट रखना चाहते हो कि उतनी ही हीट मिले, उससे ज्यादा हीट ना मिले, तो हमें करंट को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। अब ये करे कौन, ये करेंगे भाई साहब बहुत ही प्यारी चीज, क्या, ट्रांसफॉर्मर। ये काम जो है वो ट्रांसफॉर्मर का है। ट्रांसफॉर्मर ये हमारे सिलेबस में नहीं होता, क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट जो है वो इसके बारे में पढ़ते हैं कि ट्रांसफॉर्मर अलग अलग तरह के होते हैं। अब जो हमें बेसिक बात सीखनी है वो मैं आपको बताता हूं। बेसिक बात है कि ये दो तरह के होते हैं, एक होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट करंट, करंट ट्रांसफॉर्मर। अगर हमारे पास कांस्टेंट करंट रखना चाहते हैं तो हमारे पास ट्रांसफॉर्मर है, और अगर हम कांस्टेंट वोल्टेज रखना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास ट्रांसफॉर्मर है। तो अलग तरह के हमें ट्रांसफॉर्मर मिल जाते हैं जो इनका कंट्रोल रखते हैं। अब आप कहो कि ये इसकी एग्जांपल, तो आप देखिए आपके घरों में वोल्टेज स्टेबलाइजर होता है,
घरों में देखा वोल्टेज स्टेबलाइजर बोल देते हैं, स्टेबलाइजर बोल देते हैं। तो वो क्या करता है, वोल्टेज को स्टेबलाइज कर रहा है। बाहर से जितनी मर्जी वोल्टेज अप आए डाउन आए, ठीक है। हमारे टाइम में तो हम पुराने टाइम में हमने देखा कि 100 वाट का बल्ब हो रहा था, तो 100 वाट का बल्ब भी ऐसे जलता था जैसे 0 वाट का बल्ब चल रहा है। वोल्टेज ही कम आई, पीछे से वोल्टेज ही नहीं आ रही थी। वोल्टेज नहीं आ रही तो प्रॉब्लम, हमने फिर घरों में स्टेबलाइजर लगवाए। नहीं तो भाई लोगों के जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक जो भी चीजें थी वो जल जाती थी, क्योंकि अचानक से वोल्टेज ज्यादा आ गई, अचानक से कम हो गई, तो ये तो काम खराब हो जाता था। इसलिए वोल्टेज स्टेबलाइजर लगा देते थे। तो इसी तरह हमारे पास जो है वो हमारे पास जो कांस्टेंट करंट ट्रांसफार्मर और कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर हमारे पास आते हैं। ओके, तो हम आगे चलते हैं और चीजों को समझते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं कांस्टेंट करंट टाइप सोर्स। कांस्टेंट करंट मतलब करंट हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट रहे। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो हमारे पास एक ग्राफ हमें देखने को मिलता है, जहां पे ओपन सर्किट वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट करंट के बीच में ये बनता है। तो आप इसमें देखोगे तो ग्राफ आपको कुछ इस तरह का मिलेगा कि हमारा वो ग्राफ इस तरह का मिलेगा आपको, ये डाउन जाता होगा, और इसको कहते हैं ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ड्रूपिंग मतलब हमारा इस तरह का है ये कि अचानक से डाउन जा रहा है। मतलब है कि अगर आप मान लीजिए वोल्टेज आप चेंज करते हो, देखो ये वोल्टेज है, अचानक से आपने वोल्टेज चेंज करके थोड़ी सी इतनी बढ़ा ली, मान लीजिए इतनी बढ़ा ली, तो आप देखोगे कि करंट में नहीं ज्यादा चेंज आएगा। तो आपको करंट में चेंज नहीं दिखेगा, करंट में बहुत कम चेंज देखने को मिलेगा अगर आप इसमें देखोगे तो हमारा जो है ये ग्रुपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो कुछ इस तरह का होगा कि वो उसको चेंज नहीं होने देगा। अब देखो मैं आपको दिखाता हूं थोड़ी चीजें इसके बारे में। देखिए यहाँ पे ये एग्जांपल ले लेते हैं और ज्यादा अच्छा तरीके से समझने के लिए, यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। ये देखिए ये वाला, ये देखिए वोल्टेज चेंज हुआ तो करंट में ज्यादा चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे ये अच्छा आपको दिख जाएगा एग्जांपल, ये देखिए ये सही एग्जांपल दिख जाएगा। तो यहाँ पे करंट कम, वोल्टेज का चेंज आ रहा है, तो करंट जो है वो चेंज ना हो, वोल्टेज चेंज हो जाए लेकिन करंट चेंज ना हो। तो ये जो खेल खेलता है वो ट्रांसफॉर्मर, कांस्टेंट करंट ट्रांसफॉर्मर हमारे पास होता है, जिसके अंदर जो है वीओसी मतलब हमारे पास ओपन सर्किट वोल्टेज है, आईएससी हमारे पास शॉर्ट सर्किट वोल्टेज है। इसके अंदर वी और आई उस टाइम जब आप काम कर रहे हो उस टाइम वोल्टेज कितनी आ रही है, उस टाइम करंट कितना आ रहा है, तो उसको हमारे पास इस तरह से शो कर सकते हैं। तो बात समझ आ गई कि करंट को आप कांस्टेंट रख सकते हो, वोल्टेज को भी आप कांस्टेंट रख सकते हो। तो वो कैसे रख सकते हैं नेक्स्ट हम देखते हैं और चीजों को भी समझते हैं। ये वोल्टेज स्टेबलाइजर आपने देखा होगा, वोल्टेज को स्टेबलाइज करने के लिए हम लगाते हैं घरों में। अब हमारे पास जो है करंट वाला जो कांस्टेंट करंट आप रखना चाहते हैं उसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, इसको नोट कर लीजिए क्योंकि ये हमारे काम आएंगे, ये वाले पॉइंट हमारे काम आएंगे। ओके जी, चलिए देखिए हम इसके अंदर पढ़ते हैं। फॉर स्मॉल चेंज इन आर्क वोल्टेज, अगर आप आर्क वोल्टेज चेंज कर रहे हो, द कोरस्पॉन्डिंग चेंज इन वेल्डिंग करंट विद आर्क इज वेरी स्मॉल। तो हमारे पास करंट जो है वो बहुत ही कम चेंज हो रहे हैं। वेरिएशन इन वेल्डिंग करंट विद आर्क वोल्टेज और आर्क लेंथ इज वेरी स्मॉल एंड नेक्स्ट टू जीरो। तो हमारे पास वेल्डिंग करंट बहुत ही कम चेंज कर रहे हैं। इट इज यूज्ड वेयर लार्ज वेरिएशन ऑफ आर्क लेंथ इज ऑब्जर्व्ड। तो हमारे पास इवन आर्क लेंथ के साथ भी खेल खेलते हैं जब वोल्टेज का, उस वहां पे भी हम इसको यूज कर सकते हैं। ओके, ये कहाँ यूज, मैनुअल आर्क वेल्डिंग में मोस्टली यूज होता है, क्योंकि ऑटोमेटिक में हमें टेंशन इतनी होती, मैनुअल में ज्यादा टेंशन होती है। ओके, विद कांस्टेंट करंट सोर्स, तो हमारे पास सेम हीट मिलेगी, हीट जनरेशन हमारी जो होगी वो सेम होगी। यहाँ पे आई स्क्वायर है, ये आई स्क्वायर है, आई स्क्वायर ओके, आई स्क्वायर आरटी है। तो हमारे पास हीट जनरेशन उतनी ही मिलेगी जितना हम चाहते हैं कि हीट इतनी मिले, भाई साहब इससे ज्यादा मत मिले, इससे ज्यादा। इवन ना हम करंट की बात कर लेते हैं, आग मान लीजिए, आग हाथ सेक रहे हैं, सर्दियों का दिन है, आग जल रही है, आप देखते हो कि हाथ ऐसे करके, जैसे ही आपको हीट ज्यादा लगती है आप दूर कर लेते हो, आपके हाथों को हीट प्रॉपर मिलने लग जाती है, ऐसे करते हो ना। अगर आपको लगता है कि हमें ठंड लग रही है तो आप हाथ पास कर लेंगे, अगर ज्यादा गर्मी लग रही है थोड़ी दूर कर लेंगे, यही करते हैं। तो हमारे पास क्या है इसके अंदर, अगर करंट अगर सही है तो हीट सही मिलेगी, हीट सही मिलेगी तो पिघलेगा सही इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड सही पिघलेगा, हमारा वेल्डिंग सही से होगा, तो हीट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है इसके अंदर। ओके,
तो हमारे पास यूनिफॉर्म वेल्डिंग इज परफॉर्म्ड, वेल्ड बीड सेम, वेल्डिंग बीड जो है वो सही बनेगी आपकी, क्योंकि पिघलेगा इलेक्ट्रोड और जल्दी से उसके ऊपर बैठेगा जाकर। तो ये हमारे पास होगा। ओके, बात समझ आ गई। अब हमारे पास आता है कि कांस्टेंट वोल्टेज टाइप सोर्स। कांस्टेंट वोल्टेज जब हमारे पास रहेगी तो ये ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा, याद रखना इस ग्राफ को। ये ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी आपको, ये एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, और इसके अंदर हमारे पास वही वाले फॉर्मूले VOC ISC वही बातें हैं, वही सारी चीजें इसके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं। और वोल्टेज हमने जैसे पढ़ा कि हमारे पास आर्क लेंथ को कांस्टेंट रखने के लिए हम यूज करते हैं। और ये कहां पे हम देख लेते हैं, ये हमारे पास आते हैं वेयर स्मॉल चेंज इन आर्क लेंथ इज सीन, दैट इज ऑटोमेटिक वेल्डिंग। ऑटोमेटिक वेल्डिंग जहां पर हम करते हैं। सेल्फ रेगुलेशन आर्क इज ऑब्टेन्ड, अपने आप आर्क लेंथ जो है वो चेंज होती रहती, प्रॉपर रहती है। इट इज परफॉर्म फॉर लीक प्रूफ ज्वाइंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर लीक ना हो, लीकेज ना हो। अगर लीकेज हुई वेल्डिंग में से तो प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे LPG के गैस सिलेंडर लगा लीजिए, बॉयलर लगा लीजिए, आपकी कोई प्रेशर हाई प्रेशर बॉयलर पाइप्स लगा लीजिए, ट्यूब्स जिसे कह देंगे, बॉयलर ट्यूब्स लगा लीजिए। ये सारी जो वेल्डिंग होती है लीक प्रूफ होनी चाहिए। अगर आपकी ये लीक प्रूफ ना हुई वेल्डिंग तो भाई साहब प्रॉब्लम हो जाएगी। तो है ना मजेदार, वोल्टेज क्या है, करंट क्या है, ऐसे थोड़ा हम इन चीजों को पढ़ते हैं, ऐसे नहीं पढ़ते हैं। ओके, तो हमारे पास फॉर स्टेबल आर्क, अगर आप स्टेबल आर्क रखना चाहते हो तो वोल्टेज ऑफ आर्क जो है, वोल्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मर दोनों इक्वल होनी चाहिए, वोल्टेज चेंज नहीं होनी चाहिए। ये हमने पहले पढ़ लिया है इसके बारे में, इसलिए हमें ज्यादा टेंशन लेने की इसमें बात नहीं है। ओके जी, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए वेल्डिंग करंट जो है वो किस किस चीजों पे डिपेंड करता है, हमें कई बार इस क्वेश्चन के बारे में पूछा हुआ है। वेल्डिंग करंट जो है वो किस चीजों पे डिपेंड करता है, ये इसको पॉइंट नोट कर लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट है डाया ऑफ इलेक्ट्रोड पे डिपेंड करता है। करंट कितना रखना है, करंट कितना होगा, डाया ऑफ इलेक्ट्रोड पे सबसे ज्यादा डिपेंड करेगा, क्योंकि उसने उसमें से निकलना है भाई से करंट ने। तो ओके, थिकनेस ऑफ प्लेट पे, थिकनेस ऑफ मटेरियल पे, टाइप ऑफ ज्वाइंट पे, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड पे, टाइप ऑफ कोटिंग और पोजीशन ऑफ वेल्डिंग पे सबके डिपेंड करेगा। लेकिन खास आपको कभी भी पूछे तो यही है, डाया ऑफ इलेक्ट्रोड पे। तो हमारा वेल्डिंग करंट जो है वो इस पे डिपेंड करेगा। अब आगे चलते हैं, अभी तक की बातें आपको समझ आ गई होंगी, हाँ आई होप। अभी तक की बातें आपको समझ आ गई होंगी, आई होप ये चीजें आपको समझ होगी। ओके, मैं चीजों को समझाने की पूरी ट्राई करता हूँ, फिर भी अगर कोई चीज रह जाए तो माफ कीजिए भाई साहब, क्या करें, कुछ चीजें रह भी जाती हैं कई बार। देखिए हमारी जो बैकएंड की मेहनत होती है वो ज्यादा होती है, वो ज्यादा होती है। इनको एक एक चीज को आपके सामने लेकर आना, इसकी मेहनत आपको लगेगी सर आप 1 घंटे का लेक्चर लेते हो, लेकिन इसके पीछे की मेहनत हमारी कई बार 10-10 घंटे की होती है, जब हम इसके ऊपर रिसर्च करते हैं, कई चीजों को आपके सामने लेकर आते हैं शॉर्ट फॉर्म में लाने के लिए, ताकि आपके सीधा दिमाग में घुसे और सीधा सीधा MCQ आपके क्लियर हो जाए। चलिए देखिए, नेक्स्ट हम जो समझने वाले हैं वो है टिग और मिग वेल्डिंग के बारे में। TIG और MIG, ये क्या होता है? देखिए टिग मिग वेल्डिंग जो है दोनों अलग अलग हैं। पहली बात तो पहले इसकी रिक्वायरमेंट के ऊपर ही, अगर आप हमें ये नहीं पता तो हमें समझ नहीं आएगा। टिग वेल्डिंग और मिग वेल्डिंग की रिक्वायरमेंट इसलिए पड़ी क्योंकि आम जो वेल्डिंग हो रही थी उसके अंदर हमें प्रॉब्लम आ रही थी ऑक्सीडेशन की, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये ऑक्सीडेशन की प्रॉब्लम, सबसे ज्यादा गहरी प्रॉब्लम है। वेल्डिंग आप करते हो और उसके अंदर अगर ऑक्सीडेशन हो रही है, ये हमारी वेल्डिंग को खराब करेगा ही करेगा 100%। हम कैसे रोकें आपको, आप ये आइडिया लगाओ सर कुछ ऐसा करें, उसको ढक दे, अगर किसी चीज से, अगर कोई चीज ढक दे कि ऑक्सीजन उसके ऊपर अटैक ना करे 100%, कि ऑक्सीडेशन हो ही ना पाए, तो कुछ ऐसा लगाएं। तो किसी की लेयर बनाएं, हम आग जलाएं, वेल्डिंग करें, मतलब हमारे पास आर्क बन रही है, आग नहीं कहना, आर्क, आर्क जो है वो जनरेट हो रही है, आर्क बन रही है, लेकिन उसके ऊपर ऑक्सीजन आए तो हमें एक गैस लगानी पड़ेगी, एक शील्ड बनानी पड़ेगी गैस की, जिसे हम कहेंगे इनर्ट गैस। इनर्ट गैस कौन सी, जो बाकी किसी के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करेगी। हम वेल्डिंग करें और साथ साथ गैस की सप्लाई दें, यहां से गैस आए
वेल्डिंग के साथ और एक लेयर बना ले ताकि उसके ऊपर ऑक्सीजन अटैक ना कर पाए। तो ये तो जब तक वो ये ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो नीड पड़ी, आवश्यकता पड़ी, किसी ना किसी के दिमाग में आ गया, बैठा होगा कहीं पे सोचता है यार क्या किया जाए, तो बैठे बैठे दिमाग अरे ये वाली जो है गैस डाल दी जाए तो क्या होगा, देखते हैं चलो सुबह उठ के। तो ये कई बार दिमाग में आ जाता है लोगों के दिमाग में। तो हमारे पास ये जो आग चल रही है, इसके अराउंड अगर हम हम दे दें एक गैस जो इनर्ट गैस हो, जो हमें ऑक्सीजन से अटैक से बचाए, तो उसके लिए हम यूज करेंगे टिग वेल्डिंग को। टिग वेल्डिंग को किस तरह से यूज करते हैं और इसके अंदर क्या क्या होगा वो हम समझेंगे। यहां पे देखेंगे, देखिए आग है, और ये जो है ये हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास एक गैस है, प्रोटेक्टिंग गैस है, प्रोटेक्ट कर रही है, तो प्रोटेक्टिंग गैस है, प्रोटेक्टिंग गैस है। ये कौन सी होगी, इनर्ट गैस, इनर्ट जो दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करेगी, ये गैस है। अब हम आगे चलते हैं, उसके बारे में और ज्यादा चीजें समझेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, शील्डेड गैस आर्क वेल्डिंग। शील्डेड गैस जो शील्ड बना ले, ये कौन कौन सी, टिग और मिग, टीआईजी और एमआईजी, इसके दूसरे नाम भी है। देखिए हम जब कहते हैं टीआईजी तो ये होता है टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, और एमआईजी जब बोलते हैं हमारे पास मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। तो ये दो अलग अलग तरह की किस तरह से अभी समझते हैं, और इनके दूसरे नाम भी है GTAW गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, ये नाम है इसका, और दूसरा नाम इसका क्या है, एमआईजी का GMAW गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। ये दो नाम इसके अलग अलग होते हैं। अब हम समझते हैं यहां पे टिग और मिग के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस हम समझ लेते हैं, ताकि हमें सीधा सीधा समझ आ जाए होता क्या है। देखिए सिंपल सा डिफरेंस, बाकी सब इसके अंदर सेम है। क्या है कि यहां पर हम एक इलेक्ट्रोड यूज करेंगे, ये कंज्यूमेबल नहीं होगी, नॉन कंज्यूमेबल होगी। मतलब जैसी एक बार रॉड यहां पे रखी है वैसी ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, ठीक है, वो पिघलेगी नहीं, कंज्यूम नहीं होगी। लेकिन इसके अंदर हम एक वायर लगाते हैं, ये वायर जो है, ये वायर यहां से आएगी और ये लगातार कंज्यूम होती जाएगी और नहीं आती जाएगी, बस मेन डिफरेंस इसके अंदर। यहां पे ये जो रॉड है ये टंगस्टन की बनी है, इसलिए इसको टीआईजी मतलब टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग बोला जाता है। और यहां से जो गैस है, आप पूछे कि गैस कहां से आ रही है, तो ये गैस सिलेंडर है, ये इनर्ट गैस इसके साइड्स में यहां पे रहती है, ये देखिए ये साइड में यहां पे रहेगी, ये गैस इसको बचा रही है, मेनली हमारे ऑक्सीडेशन से बचा रही है, ये लेयर बना रही है। इसी तरह इसके अंदर भी यहां से गैस आएगी भाई साहब, और इसको यहां से प्रोटेक्ट करेगी, ये देखिए ये प्रोटेक्ट करेगी। और ये बीच में से जो आ रही है, यहां पे वायर आ रही है, ये कंज्यूमेबल है, यहां पर लगातार चलती रहेगी। अब हम देखते हैं यहां पे टंगस्टन इनर्ट गैस का देख लीजिए एक बार, तो यहां से गैस आई और ये साइड में लेयर बना लेगी, और ये बीच में एक फिक्स्ड टंगस्टन इलेक्ट्रोड, फिक्स्ड, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब देखिए टंगस्टन इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोड, नॉन कंज्यूमेबल। टंगस्टन को यूज करते हैं, क्यों, बिकॉज ऑफ हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट कितना, ये है 3422 डिग्री सेंटीग्रेड, इतने पे जाके मेल्ट होगा, तो हमारे पास बहुत ही अच्छा ये टेम्परेचर मिल गया, जिसके कारण ये मेल्ट नहीं हो रही, तो हम इसको यूज करते हैं। इसके अंदर स्ट्रेट पोलैरिटी का यूज करेंगे, ये याद रखें, स्ट्रेट पोलैरिटी का, जिसके अंदर हम समझते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोड है वो नेगेटिव होगी और वर्कपीस जो है वो पॉजिटिव होगा। तो हमारे पास इलेक्ट्रोड जो है वो नेगेटिव होगी और ये पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि हमने वर्क पीस के ऊपर हमारे पास जो है ज्यादा हीट लेकर आनी है। यहाँ पे 2/3 हीट आएगी और यहाँ पर 1/3 हीट आएगी। क्यों, क्योंकि भाई साहब ये इलेक्ट्रोड जो है वो नॉन कंज्यूमेबल है, इसके ऊपर ज्यादा हीट नहीं डालनी, हमें ज्यादा हीट नहीं डालनी है, इसलिए हम स्ट्रेट पोलैरिटी का यूज करेंगे। हमें क्या जरूरत है, हम जब नॉन कंज्यूमेबल रखना है, उसको पिघलाना ही नहीं है, तो उसको हीट देके फायदा क्या।
तो हमारे पास नेक्स्ट देखते हैं आर्गन या हीलियम गैस जो है इसके अंदर इनर्ट गैस एज ए इनर्ट गैस यूज होता है। कौन सा? आर्गन और हीलियम गैस जो है आप देखोगे ये भी इनर्ट गैसेस है। ये आप देखोगे जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर हम इनर्ट चीजें जो लास्ट में देखते हैं तो इनर्ट रहती हैं, वो हमारे पास आर्गन और हीलियम हमें मिलती है। तो ये यूज करते हैं। आर्गन इज प्रेफर्ड, तो यहाँ पे प्रेफर की जाती है आर्गन जो है वो प्रेफर की जाती है बिकॉज ऑफ इट्स चीप, क्योंकि ये सस्ती पड़ जाती है। ओके, ओनली थिन शीट्स कैन बी वेल्डेड लेस देन 5 mm। अब ये यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या कि हमारे पास ये बहुत ज्यादा मोटाई पर ज्यादा मोटी जो प्लेट्स हैं उसको नहीं वेल्डिंग करते। इसके टिक से हम 5 mm से कम प्लेट को वेल्डिंग करते हैं। ओके, वेल्डिंग करते हैं। तो टीआईजी कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। अगर आप ज्यादा 5 mm से थोड़ा बहुत ज्यादा आप करना चाहते हो तो आपको फिलर मेटल का यूज करना पड़ेगा। टिग रोड जो है आपको यूज करने के लिए फिलर मटेरियल यूज करना पड़ेगा, तभी आप इसको कर सकते हो। इस तरह गैस सिलेंडर सब कुछ वैसे ही यूज होता है। ओके, चलिए आगे एडवांटेजेस देखते हैं। एडवांटेजेस क्या है? वेल्ड मोर मेटल देन एनी अदर प्रोसेस। ज्यादा से ज्यादा अलग अलग तरह के मेटल जो है उनको वेल्डिंग की जा सकती है। क्रिएट हाई क्वालिटी एंड क्लीन वेल्ड्स, हाई क्वालिटी और क्लीन वेल्ड्स हम बनाते हैं। नो स्पार्क और स्पैटर, ज्यादा स्पार्क स्पैटर्स नहीं होते। नो फ्लक्स और स्लैग नहीं बनता। ओके, नो स्मोक और फ्यूम्स। अब आपको ना फ्लक्स यूज कर रहे ना स्लैग आ रही, क्योंकि फ्लक्स होगा तो स्लैग आएगी ना। हम फ्लक्स यूज ही नहीं कर रहे हैं, हमारे पास इलेक्ट्रोड जो है वो ही नहीं पिघल रही, हम उसके ऊपर फ्लक्स नहीं यूज। क्योंकि देखिए अगर आप गैस दे रहे हो, प्रोटेक्टिंग शील्ड बना रहे हो, तो आपको क्या जरूरत है फ्लक्स की? तो फ्लक्स नहीं है, स्लैग नहीं है। नो स्मोक और फ्यूम्स, कोई धुआं नहीं उठ रहा है। इट यूजेस वन इनर्ट गैस फॉर ऑल एप्लीकेशन। हर एक एप्लीकेशन के लिए हमारे पास एक इनर्ट गैस चल जाती है, वही चल जाती है। वेल्ड इन ऑल पोजीशन, हर एक पोजीशन में आप इसको वेल्डिंग कर सकते हैं। डिसएडवांटेज है, कुछ प्रॉब्लम्स भी है। टेक इज टाइम कंज्यूमिंग, स्लोअर प्रोसेस है, थोड़ा धीरे चलना पड़ता है इसके अंदर। मोर कॉम्प्लिकेटेड है, नीड स्किल वर्कर चाहिए। हाई इनिशियल कॉस्ट, पहले कॉस्ट ज्यादा पड़ती है जब आप इसको लगाते हो। ओके, लगाते हो। ओके जी, चलिए अब मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखा देता हूं, उसके आपको क्लियर हो जाएगा। एक बार वीडियो देख लीजिए। इस वीडियो से आपको समझ आ जाएगा कि टिग वेल्डिंग के अंदर क्या क्या यूजर है। यहाँ पे देखेंगे तो वेल्डिंग सेट है, यहाँ पे करंट और वोल्टेज को चेंज करने के लिए यहाँ पे नॉब दिए हुए हैं कि कितना करंट रखना है, कितना वोल्टेज रखना है। ये सारा कुछ यहाँ से चेंज किया जा सकता है। तो आपको यहाँ पे देख रहा होगा ये एम्पियरेज है, एम्पियर मतलब करंट है, और ये वोल्टेज है। आप इनको चेंज कर सकते हो। ओके, चीज को चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये करके दिखा देंगे एक बार आपको कि एम्पियर कितना रख रहे हैं हम और वोल्टेज कितना रख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए करंट जो है वो लगातार चेंज कर रहे हैं। देखिए करंट कितना रखना है सेटिंग के अंदर, तो ये चेंज करेंगे यहां से करंट। ओके, एक बार देख लीजिए, करंट काफी हाई रख लिया। करंट रखने के बाद ओके, करंट देखिए कितना है ना। अब यहां पर देखिए ये है हमारे पास रॉड जो हम स्पेशल यूज कर रहे हैं इसके अंदर, और जो टंगस्टन इलेक्ट्रोड जो है उसके अंदर कौन सी यूज हो रही है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, जिसको हम टीआईजी इसलिए बोलते हैं, टंगस्टन इनर्ट गैस। ये देखिए ये है रॉड जो टंगस्टन की है। ये नॉन कंज्यूमेबल है, पिघलेगी नहीं, एक बार डाल दी वही वाली रोड चलती रहेगी। तो ये हमारे पास यूज होती है। ये इसके अंदर डालिए, साइड में इसके साइड में से गैस निकलती है, जो गैस सिलेंडर में से जो गैस आएगी, इनर्ट गैस आएगी, वो साइड में रहेगी इसके। तो ये टंगस्टन की बनी हुई हमारे पास रॉड है। ओके, ये टंगस्टन की। और यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए गैस जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नॉन फ्लेमेबल गैस है यहाँ पे,
और ये गैस हमारे पास इनर्ट गैस जो है वो हम इससे यूज करेंगे। तो यहाँ पे प्रेशर गेजेस हैं जो प्रेशर इसको बताएंगे कितना प्रेशर हमें रखना है, और ये आप हमारे पास आगे जाता है और ये गैस हमारी यहाँ पर यूज होती है। ओके, आप एक बार इसको देख लीजिए, ये वेल्डिंग करते हुए देख लीजिए इनको। और ये टाइम कंज्यूमिंग इसलिए क्योंकि थोड़ा सा इसका स्लो प्रोसेस है, ये थोड़ी सी स्लो प्रोसेस है इसको वेल्डिंग करना। यहाँ पे एक बार देख लीजिए आप वेल्डिंग होते हुए, तभी आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा। ओके, यहाँ पे देखिए एक बार। कर लो भाई साहब। ओके, ये देखिए, अब एक्चुअली वो ज्यादा जो है लाइट आती है इसलिए अच्छी यहाँ पे वीडियो नहीं बन पाती है। ओके, ये देखिए, यहाँ से ये दिखा देंगे, ये वेल्डिंग कर रहे हैं, ये टिग वेल्डिंग होती है, ये टिग वेल्डिंग इस तरह से होती है। ओके, आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी, ये आसान से समझ आएगा। टिग टिग अगर समझ आएगा तो मिग भी समझ आ जाएगा, क्योंकि टिग अगर हो चुका तो मिग आसान है। नेक्स्ट हम मिग समझ लेते हैं। ओके, चलिए, अब हमारे पास है, ओके, तो पहले मैंने आपको समझाया टिग वेल्डिंग के बारे में, अब मैं आपको मिग वेल्डिंग के बारे में समझाता हूं। मिग वेल्डिंग के अंदर अगर आप देखोगे, पहली बात तो बहुत ही हाई करंट पर हम इसको यूज करते हैं। ये वेल्डिंग जो है बहुत हाई करंट पे इस्तेमाल करते हैं। और मिग वेल्डिंग में हमारे पास कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज होती है, और लगातार जो है स्पूल ऑफ वायर, ये एक वायर जो है लगातार यूज होती रहती है, इसकी इलेक्ट्रोड जो है वो लगातार यूज होती रहती है। तो हम इसके बारे में सारी चीजें समझेंगे, तो एक बार देख लीजिए इसको। ओके, तो मिग का मतलब मैटर, ओके, यहां पे देखिए, सॉरी, देखिए एक बार देखेंगे तो मिग का मतलब क्या है। मिग का मतलब है मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, और GMAW उसका दूसरा नाम है गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। इसका दो नाम है, दोनों आपको पता होना चाहिए। तो मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग में होता क्या है, सेम प्रोसेस है जैसे टिग वेल्डिंग में होता है। हमारे पास इनर्ट गैस हम इस्तेमाल करेंगे। इनर्ट गैस हमारी एक सिलेंडर में होगी, सिलेंडर से इनर्ट गैस आएगी, साइड में रहेगी, प्रोटेक्टिंग शील्ड बनाएगी। उस प्रोटेक्टिंग शील्ड से हम क्या करेंगे कि ऑक्सीडेशन से बचाएंगे। ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग इज एन आर्क वेल्डिंग, ये आर्क वेल्डिंग ही है, दैट यूजेस द कंटिन्यूअस सॉलिड वायर इलेक्ट्रोड। तो सॉलिड वायर है वो लोग कंटिन्यूअसली चलती रहती है, एंड फेड इनटू द वेल्ड पूल। वेल्ड पूल में लगातार हम इसके अंदर डालते रहते हैं, फ्रॉम अ वेल्डिंग गन, एक वेल्डिंग गन से। द गन फीड द शील्डिंग गैस अलोंग साइड, जो गन के साइड में से गैस निकलती है, ये गैस जो इनर्ट गैस होती है। अब मैं इसको पिक्चर के थ्रू भी आपको दिखा दूंगा ताकि आपको ये चीज समझ आ सके। ओके, तो ये पहले मैं आपको पिक्चर के थ्रू दिखा दूंगा ताकि आपको चीज समझ आ जाए। ये देखिए, तो हमारे पास ये वेल्डिंग गन है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोड वायर आ रही है यहाँ से, और ये जो वायर है, स्पूल जो है वायर का, वो लगातार इसके अंदर से आता रहता है और लगातार इसके ऊपर वेल्डिंग करता रहता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें भी पिक्चर में काफी क्लियर हो जाएगा आपको चीजें। ओके, मिग वेल्डिंग के बारे में ये देखिए, ये होती है गन, जो हम गन इस्तेमाल करते हैं, जो मिग वेल्डिंग में गन इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए स्पूल ऑफ वायर, वायर हमारे पास जो है लगातार इसमें से निकलती रहती है। ओके, अब हम इसके अंदर एक वीडियो है, वो वीडियो जो है उसके मदद से आपको चीज समझ आ जाएगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए एक बार, तो ये वेल्डिंग हो रही है। ओके, ये देखिए एक बार, मैं इसको थोड़ी फिर से, ये लाइट की बड़ी प्रॉब्लम है, ये चीज ना कैमरा में बहुत तंग करती है। भाई साहब ने बढ़िया ऐड कर रखी है अपनी पाठक इंडस्ट्रीज। ओके, तो इनकी वीडियो इस्तेमाल कर रहे हैं हम। चलिए देखिए, हमारे पास ये जो वेल्डिंग है, इसके अंदर कौन सा सेटअप यूज होता है, वो सारा कुछ हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं इस वेल्डिंग को। आ जाओ भाई साहब। ओके, ये देखिए, ये मैं कह रहा था ना कि वायर जो है लगातार यूज होती रहती है। ये वायर यहां से निकलेगी, ये वायर यहां से निकलेगी और आगे फीड की जाएगी
यहाँ पे ये देखिए गैस सिलेंडर है, आर्गन या हीलियम जो है गैस हम इसके अंदर यूज करते हैं, ये गैस हम यहाँ से यूज करेंगे। तो गैस और यहाँ से हमारे पास यहाँ इलेक्ट्रोड जो है लगातार डालनी है, वो वाली दोनों चीजें हमारे पास होनी चाहिए यहाँ पर। ओके, तो इसको हम करके दिखाते थोड़ा सा। ये देखिए, अब एक बार देख लो इस वीडियो को ताकि आपको चीज समझ आ सके। ये देखिए वेल्डिंग कर रहे हैं और इनके पास ये देखिए यहाँ पे ये जो गन है इसके अंदर वायर जो है वो पीछे से वायर स्पूल में से आ रही है, तो स्पूल में से वायर आ रही है और ये वेल्डिंग की जा रही है। ये देखिए लगातार घूम रहा है और ये उतार रहा है वायर को, उनको दे रहा है, वायर लगातार जा रही है। तो इसलिए कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड हम बोलते हैं, इसके अंदर कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज होती है। और इसमें से गैस जो है वो लगातार गैस अराउंड शील्ड बनाती ही रहेगी, शील्ड बनाती ही रहेगी। ओके जी, चलिए ये देखिए इस तरह से बात समझ आ गई आपको। ये मिग वेल्डिंग के लिए होता है, ये मिग वेल्डिंग के लिए होता है। तो आप एक बार इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। ओके, आई होप ये चीजें समझ आ रही हैं आपको। ओके, तो ये देखिए मजेदार है, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि हमारी दुविधा पता है कहाँ है। दुविधा ये है कि हम कंपनी में कभी घुसे नहीं है और हम चाहते हैं कि हमें सब नॉलेज आ जाए, बस यही प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। हम इंसानों के साथ, हम स्टूडेंट्स के साथ जो हो रहा है, खेल खेला जा रहा है, वो ये खेला जा रहा है कि हमें देखने को कुछ नहीं मिलता, बस बातों बातों में हो रहा है, सब कुछ बातों में चल रहा है, होगा होता होगा। अब अगर देख भी लेते हैं ना, देखने से ही कुछ क्लैरिटी आ जाती है। आपको पिक्चर दिखाई ना, अभी दिमाग में बैठ गया वायर स्पूल, मैं इंग्लिश में बोलता हूँ वायर स्पूल, आपको नहीं समझ आएगा, आपको सीधा वीडियो देख ली, काम खत्म। यही आप अगर मिग वेल्डिंग आप अपने हाथों से करो, टिग वेल्डिंग करो, लेकिन प्रॉब्लम है कि महंगा पड़ता है सब कुछ, कौन इतना कॉलेज खर्चा करे, कॉलेज खर्चा ही नहीं करने को राजी। तो इसलिए कोई कुछ नहीं करना चाहता, सब टाइम पास कर रहे हैं, तो इसलिए हमारा बुरा हाल है। चलिए ओके, तो इसके अंदर हम बातें जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो कुछ याद करेंगे, इस चीजों को समझेंगे। ओके, तो हमारे पास क्या है, इनर्ट गैस एनवायरमेंट इज गिवन, आर्गन गैस जो हम देते हैं। ओके, CO2 गैस भी इसके अंदर यूज की जा सकती है, ये याद रखें। रिवर्स पोलैरिटी यूज की जाती है, इसके अंदर रिवर्स है, उसके अंदर स्ट्रेट थी, टिक के अंदर स्ट्रेट थी, इसके अंदर रिवर्स है। मेटल प्लेट थिकनेस मोर देन 5 mm कैन बी वेल्ड, 6 से लेके 20 mm तक थिकनेस वाली प्लेट को वेल्ड किया जा सकता है मिग वेल्डिंग से। डिफरेंस आ गया, 5 mm से कम या 5 के आसपास है तो आप टिग का यूज कर रहे हैं, 6 से लेके 20 तक है तो आप किसका, मिग का इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, मिग वेल्डिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। और मिग मैंने यार रट्टा मारने के लिए बच्चों को, तो ये थोड़ा सा याद करवाने के लिए आइडिया बनाया था कि कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है या नहीं है। ये किसी टाइम डिप्लोमा में मेरा हाल होता था, मुझे नहीं पता लगता था ये टिग कंज्यूमेबल था या मिग था। तो मेरे दिमाग में भाई मिग विमान, इतने हमारे जवानों की जान ले ली उन्होंने, तो मिग वेल्डिंग से हम इस तरह से याद कर सकते हैं। इसलिए सिर्फ याद करने के लिए, कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। तो मिग का जुड़ा हुआ है ना, तो दिमाग में हमारे घुसा हुआ है, भाई साहब कंज्यूम कर गया इलेक्ट्रोड, तो कंज्यूम क्या बड़ी बात है। चलिए देखिए, ये जो है, ये फर्स्ट पेटेंट जो है वो यूएसए में किया गया, 1949 में किया गया, 49 में, फॉर वेल्डिंग एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को वेल्डिंग करने के लिए, यूजिंग अ बेयर वायर इलेक्ट्रोड प्रोटेक्टेड बाय हीलियम गैस। तो हमारे पास बेयर वायर है, इसके हम फ्लक्स नहीं यूज कर रहे हैं, तो हीलियम गैस भी हम इसके अंदर यूज कर रहे हैं। ओके, 1952 में बिकम पॉपुलर इन यूके फॉर वेल्डिंग एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को वेल्ड करने के लिए बहुत ही फायदा मिलने लग गया, क्योंकि एल्यूमिनियम सच में बहुत ज्यादा तंग करता था और बहुत ज्यादा उसके ऊपर रस्ट बना रहा था, जल्दी ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीडेशन हो रही थी। ओके, कार्बन स्टील्स, CO2 फॉर कार्बन स्टील के लिए कार्बन डाइऑक्साइड हम यूज करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड या आर्गन गैस जो है वो मिक्सचर हम उसको यूज कर रहे हैं, तो उसको क्या देते हैं, मेटल एक्टिव गैस, MAG बोल देते हैं, जब दोनों का मिक्सचर हो जाए, ये दोनों का मिक्सचर हो जाए उसको हम MAG बोल देते हैं, MAG बोल देते हैं। मिग वेल्डिंग इज जनरली यूज फॉर लार्ज एंड थिक प्लेट मटेरियल, ज्यादा मोटी प्लेट्स के लिए हम इसको यूज करते हैं। इट एम्प्लॉयज द कंज्यूमेबल वायर दैट एक्ट्स एज बोथ इलेक्ट्रोड एंड फिलर मटेरियल, फिलर मटेरियल भी है और इलेक्ट्रोड भी है। ओके, चलिए ये मैंने आपको पिक्चर्स दिखा दी हैं सारी, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, ये सारा देख चुके हैं। डू मिग वेल्डिंग यूज डीसी, डीसी हम यूज करते हैं। देखिए हमारे पास मिग वेल्डर्स यूज डायरेक्ट करंट फार मोर ऑफन
देन ऑल्टरनेटिंग करंट। ज्यादा से ज्यादा हम डीसी ही यूज करते हैं, एसी यूज करते हैं, लेकिन डीसी में ज्यादा प्रेफर किया जाता है। व्हाई इज मिग वेल्डिंग सो पॉपुलर? क्यों पॉपुलर है? द मिग वेल्डिंग इज रियली गुड इन स्पीड डिपार्टमेंट। सो स्पीड चल रही है भाई इधर, एंड availability of semi inert gas like carbon dioxide has made it use with steel product far more common। तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही हमें आसानी से मिल जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, तो ये आसानी से मिल जाती है और सस्ती है, इसलिए और ज्यादा ज्यादा फेमस होने लग गया ये। ओके, एडवांटेजेस देख लें। फास्टर देन आर्क, फास्टर है भाई, स्पीड पे चलता है। स्मूथ बीट जो बनती है, इजी टू स्टार्ट, स्टार्ट करना इजी है, इसको ज्यादा मुश्किल नहीं है। ओके, नो स्लैग और टू चिप ऑफ, स्लैग नहीं बनने की हमारे पास। लेस डैमेज टू बेस मेटल, बेस मेटल को लेस डैमेज होता है। कैन ज्वाइन बोथ फेरस एंड नॉन फेरस मेटल्स, दोनों को हम बना सकते हैं, और खास करके एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का पूछता भी है, इसको हाईलाइट कर लो, ठीक है, हाईलाइट तो कर लो इसको। स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम इसके लिए है, तो फेरस और नॉन फेरस दोनों को हम कर सकते हैं। नो इलेक्ट्रोड स्टब लॉस, तो मतलब लॉसेस इसके अंदर जो है वो बहुत कम होता है। चलिए आगे। डिसएडवांटेज क्या है? फ्लूइडिटी ऑफ द वेल्डिंग पडल एंड हाई हीट इनपुट इन द मिग वेल्डर रूल इट आउट फॉर वर्टिकल और ओवरहेड वेल्डिंग। हमारे पास जो वर्टिकल वेल्डिंग है वो नहीं हो सकती इससे, और ओवरहेडिंग जो ओवरहेड वेल्डिंग है वो नहीं हो पाती है, ये इसके डिसएडवांटेजेस में आ जाता है। ओके, चलिए बहुत है आज के लिए, और कल दोबारा मिलते हैं और आगे वीडियोस और ज्यादा मस्ती से पढ़ेंगे, मजेदार पढ़ेंगे। टेंशन मतलब चीजें हो जाती हैं, लेकिन समझने की ट्राई करो, ना कि टाइम पास करो। अगर आप पढ़ रहे हो तो पढ़ो, बस एक ही चीज जानता हूं मैं ज्यादा। अब पहले बहुत ज्ञान बांटता था, बच्चों ये करो वो करो, मुझे पता है आपने वही करना है जो आपने करना है, ठीक है। आपको समझाने का कोई फायदा है नहीं है, तो ज्यादा मैं नहीं समझाऊंगा, लेकिन इतनी सी बात कहूंगा, जो कर रहे हो उसे जारी करो दिल से, बस इतनी सी बात। कुछ भी कर रहे हो पूरे दिल से करो या ना करो, मैं दो ही चीजें जानता हूं, करो या ना करो। करो तो दिल से, ना करो तो ना करो, बस छोड़ दो। अगर दिल नहीं है, अगर आपका मन नहीं है, आपका दिमाग नहीं कह रहा कि इसको करना है, छोड़ दो। लेकिन करना है तो जान लगाकर। ओके जी, थैंक यू सो मच, और दोबारा कल मिलेंगे। हाँ, कल सैटरडे है तो मे बी मैं क्लास ले लूंगा, अगर नहीं भी होगी तो